कहानी की शुरुआत में एक बेहद सुंदर शहर को दिखाया जाता है जो कि बसा है एक वीरान रेगिस्तान के मरुस्थल में, जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इस शहर को बसाया है विक्ट्री नाम के एक कंपनी ने, जिसका मालिक है फ्रैंक। और इस शहर में जो भी रहता है वो किसी न किसी तरह से इस विक्ट्री कंपनी से युक्त है। हर घर से कमाने वाला आदमी रोज सुबह एक ही समय पर इस कंपनी में काम करने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद घर की महिलाएं घर संभालने और संवारने के काम पर लग जाती है। इस शहर का अपना ही एक रेडियो प्रोग्राम है जिसका नाम है द फ्रैंक्स आर, जिसका संचालन भी विक्ट्री कंपनी ही करती है। और रेडियो स्टेशन ये दोहराता रहता है कि किस तरह घर पे रहकर अपने पतियों को सहारा देकर ये औरतें कितना बड़ा बलिदान अवाम योगदान दे रही है। ये कोई छोटी बात नहीं, इस पे उनको गर्व होना चाहिए कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि पति इस कंपनी के मिशन में कामयाब हो। यहाँ की महिलाओं का भी यही मानना है, वो बाहर काम नहीं करती, वो घर पर ही रहकर घर संभालती है। और हफ्ते में छुट्टी के दिन वो सभी किसी एक परिवार के घर पे जश्न मनाते हैं, सब मिलकर अच्छा समय बिताते हैं। यहाँ के आदमी को तो इस शहर के किसी भी हिस्से में जाने की इजाजत है, मगर महिलाओं को शहर के उस छोर में जाना निषेध है जहाँ वो विक्ट्री टावर है, जहाँ हर रोज सारे आदमी काम के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि उनका वहाँ आस पास भटकना भी मना है। उनको तो ये तक नहीं मालूम कि आखिरकार उनके पति वहाँ काम क्या करते हैं और किस ओहदे पर है। और कभी पूछा गया तो जवाब में सिर्फ इतना पता चलता है कि वो उस विक्ट्री टावर में कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में इस पृथ्वी की कायाकल्प कर देगा। यहाँ के लोग अमीरों की तरह विलासिता भरी जिंदगी बिताते हैं। यहाँ कोई गरीब नहीं है। और तो और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, इससे भी इनका कोई लेना देना ही नहीं। 73 साल पुरानी दुनिया में ये लोग अपने में ही मानो व्यस्त हो। यही रहता है एक कुशल दंपत्ति एलिस और जैक। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश है, एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। सब ठीक ही चल रहा है कि अचानक एक दिन एलिस को रसोई घर में पड़ा अंडा अंदर से खोखला मिलता है। ये कैसे संभव है? वो भी एक तो नहीं, सारे के सारे अंडे। यहाँ से एलिस के मन में शक की घड़ी की सुई टिक टिक करना शुरू करती है। कुछ दिनों से एक और अजीब बात हो रही है उसके साथ। वो अनमने मन से एक गीत गुनगुना रही है। हालांकि उसे गीत की धुन तो याद है, मगर ये नहीं याद कि उसने इसे पहले या आखिरी बार कब सुना था, या शायद कभी सुना ही ना हो। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने वहाँ की बाकी महिलाओं दोस्तों से भी इस बात का जिक्र किया तो पता चला कि उनमें से किसी ने पहले कभी ये गाना नहीं सुना। बड़े अचंभे की बात है, ये गाना तो एलिस का बहुत जाना पहचाना है। और इसके बाद एक के बाद एक कई घटनाएं होने लगी, जिससे कि एलिस का ध्यान उस और खींचता चला गया। उसे रह रहकर ये बात परेशान करती रहती है कि शहर के उस छोर में बने विक्ट्री टावर में ऐसा क्या है जो सिर्फ महिला वहाँ नहीं जा सकती। ऐसा क्या खास काम हो रहा है वहाँ, जबकि घर के मर्द तो रोज वहाँ जाते हैं। खैर, कुछ दिनों बाद कंपनी के मालिक फ्रैंक ने अपने घर पे दावत दी। उसकी पत्नी शैली भी वहाँ मौजूद है। सब कुछ सामान्य चल रहा है कि एकाएक एक औरत मार्गरेट चिल्ला उठी, हम सभी को यहाँ नहीं होना चाहिए, किसी को भी यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या तुम लोगों को याद नहीं कि हम कहाँ से आए हैं? यहाँ सब गलत हो रहा है। इतने में उसका पति टेड उसे खींचते हुए वहाँ से ले गया। असल में हुआ ये था कि अपनी जिज्ञासा से विवश होकर मार्गरेट एक दिन अपने छोटे बेटे को लेकर उसी विक्ट्री टावर की ओर चली गई। सुनसान मरुभूमि के ऊपर बने होने के कारण वो दोनों दिशाहीन होकर भटकने लगे और कुछ मील भटकने के बाद वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसे उसका बेटा कहीं नहीं मिला। मार्गरेट को ये लगा कि हो सकता है नियम का उल्लंघन करने पे सजा के तौर पर उसके बेटे को उससे दूर कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई तो उससे कोसों दूर है। वहाँ मौजूद लोगों को भी दोष मार्गरेट में ही दिख रहा है। क्या जरूरत थी उसे इतने छोटे बच्चे को लेकर अकेले ऐसी जगह पर निकलने की? उन्हें लगा कि इतनी गर्मी और रास्ता भटकने की वजह से हो सकता है उसका बेटा मारा गया, और इसी बात से मार्गरेट अपना आपा खो बैठी है। फ्रैंक भी पार्टी में शामिल लोगों को इसी बात की पुष्टि करता है कि इस घटना से मार्गरेट के दिमाग को धक्का लगा है, और साथ ही इस बात पर जोर देता है कि भूल कर भी कोई उस तरफ ना जाए, क्योंकि वहाँ हम कुछ ऐसा आविष्कार कर रहे हैं जिससे ये दुनिया बदलने वाली है। हमारा भविष्य हमारे हाथों में होगा। वहाँ मौजूद एलिस लेकिन और 5 लोगों की तरह इस बात को इतने आसानी से नहीं ले पा रही। उसे न जाने क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है, क्योंकि वो भी मार्गरेट की तरह ही सोचती है। उसके मन में भी तो कई सवाल घर कर चुके हैं जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। धीरे धीरे एलिस को ये बातें और परेशान करने लगी। अब तो ये हालत हो गई है
कि उसे अजीब से सपने आने लगे हैं और कुछ ऐसा दृश्य आंखों के सामने खड़े हो जाते जो वास्तव में है ही नहीं। एलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ना ही वो मार्गरेट की बातों को भूल पा रही है। उसे अपने अंदर कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्गरेट पूरी तरह गलत नहीं है। रोज की ही तरह एक दिन घर का काम करते हुए उसका मन नहीं लग रहा और फिर वो थोड़ी खुली हवा में सांस लेने के लिए, हल्का महसूस करने के लिए अकेले ही बाहर निकल पड़ी। ट्राम पर सफर करते हुए दूर आसमान में एक हवाई जहाज दुर्घटना होते हुए नजर आया, जो कि तेजी से जमीन की ओर गिर रहा है और उसकी दिशा उसी विक्ट्री टावर की तरफ है। एलिस ने तुरंत ड्राइवर को इस घटना की इत्तला दी, मगर बड़ी अजीब बात है कि ड्राइवर को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर एलिस ने उससे विक्ट्री टावर की ओर मुड़ने को कहा, जिस तरफ वो प्लेन गिरा है, ताकि घायल लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। ये सुनते ही ड्राइवर बोला, क्या आपको मालूम नहीं कि महिलाओं को वहां जाने की इजाजत नहीं है? अब मजबूर होकर एलिस गाड़ी से उतरकर उस ओर जाने लगी। उसे उन लोगों की फिक्र है जो उस हवाई जहाज में होंगे। चलते हुए उसे ये महसूस हुआ कि यहाँ की आबो हवा गर्म और शुष्क है। चलते चलते उसके पैर मानो अब उठ नहीं रहे। आंखों के सामने सब धुंधला होता जा रहा है। काफी देर बाद जब वो उस विक्ट्री टावर तक पहुंची, वहाँ एक परिंदा तक नहीं है। जहाँ शहर के सारे आदमी हर रोज काम पर निकलते हैं, वो जगह खाली कैसे है? और उससे भी अजीब बात कि वहाँ कोई हवाई जहाज भी नहीं है। जब एलिस उस अजीब प्रकार के गोल गुंबज के पास गई, वहाँ चारों ओर कुछ शीशे के दरवाजे बने हैं, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है। पास जाकर उन दरवाजे पर हाथ रखने भर से एलिस को अजीब सी सिरहन होने लगी और फिर कुछ झलकियाँ उसकी आंखों के सामने उभरने लगी। कुछ महिलाएं एक ही तरह के पोशाक पहने एक ही भंगिमा में नृत्य कर रही है और पीछे वही शोर बज रहा है, अपने पतियों के प्रति आत्मसमर्पण और बलिदान की। इतने में एलिस बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो वह अपने घर के बेडरूम में सोई हुई खुद को पाती है। बाहर जैक दफ्तर से वापस आकर उसके लिए खाना बना रहा है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि जैक को तो खाना बनाना आता ही नहीं। पूछने पर कि वो कैसे घर पहुंची, जैक बोला, तुम ट्राम से आई और आने के बाद 3-4 घंटे से सो रही हो। एलिस को बड़ा अजीब लगा, तो क्या वो सब जो हुआ बस एक सपना था? लेकिन वो ऐसा सपना क्यों देखेगी? अगले दिन जैक के काम पर चले जाने के बाद वरांडा की शीशे की सफाई करते हुए ऐसा लगा मानो पीछे की दीवार उसकी ओर बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे वो 2 दीवारों के बीच दबती जा रही है कि तभी फोन की घंटी बजी और फिर से सारी चीजें पहले की तरह अपनी जगह पर मौजूद है। तो क्या ये सब उसका वहम है? किसी तरह खुद को संभालने के बाद उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से मार्गरेट बोली, वो हमसे झूठ बोल रहे हैं, हमसे सच छुपाया जा रहा है। मुझे मालूम है तुम भी वहां गई थी, तुमने भी सब देखा है, मगर ये लोग कहेंगे कि वो सब तुम्हारा भ्रम है। और इससे आगे सुनने से पहले एलिस ने फोन रख दिया। मार्गरेट और एलिस अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक शाम डांस प्रैक्टिस करते हुए उसे आईने के उस तरफ अपने प्रतिबिंब की जगह मार्गरेट खड़ी दिखी, जो उसकी तरफ बढ़ते हुए अचानक आईने पर अपना सर पटकने लगी। बार बार ऐसा करने से उसका सर लहूलुहान हो गया। ये भयानक मंजर देख एलिस घबरा कर चिल्ला उठी। वहां मौजूद सबको अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए जब एलिस ने आईने की ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, सोचते हुए एलिस वहां से भागी और मार्गरेट के घर पहुंची। वो सामने घर की छत पर खड़ी है। मार्गरेट ने उसकी ओर देखते हुए चाकू से अपना गला काट लिया और नीचे जमीन पर आ गिरी। इससे पहले कि एलिस कुछ कर पाती, कंपनी के लोग ना जाने कहां से वहां आ गए और उसे मार्गरेट के पास जाने नहीं दिया गया। अब घर आकर वो जैक से सवाल जवाब करने लगी, लेकिन जैक है कि कह रहा है ये सब तुम्हारा वहम है। मार्गरेट बिल्कुल ठीक है, बस पैर फिसलने से अभी वो अपने पति के साथ अस्पताल में है। जैक हर कीमत पर एलिस को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार एलिस को यकीन है कि उसने जो देखा वो उसका वहम नहीं था। वो अब जानती है कि मार्गरेट को यकीनन कुछ मालूम है, जिसकी वजह से उसे रास्ते से हटा दिया गया। जैक बोला, मार्गरेट की हरकतों की वजह से टेड को ये कंपनी और शहर छोड़कर जाना होगा, और अगर तुमने भी ये सब बंद नहीं किया तो हम भी ये सब कुछ खो देंगे। उस दिन के बाद से एलिस डिप्रेशन में जाने लगी। उसे बैठे बैठे जहनी वहम होने लगे। कभी वो डूब रही है, कभी वो खुद का ही गला दबाकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही होती है। बहुत ही परेशान रहने लगी वो। फिर एक दिन विक्ट्री कंपनी से एलिस को देखने एक डॉक्टर भेजा गया और उसके जाने के बाद अचानक जैक ने उससे बच्चा लेने की बात कही, जैसे वो एलिस का ध्यान इन सब चीजों से हटाने के लिए बच्चा करना चाहता हो। उसी दिन
फैक्ट्री के मालिक फ्रैंक ने अपने घर पे एक पार्टी रखी। वहाँ एलिस ने उसी डॉक्टर को फ्रैंक से बात करते हुए देखा। उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक डांसर जिसे स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था, उसकी नाच की भंगिमा उसे बार बार उन्हीं नाचती औरतों की याद दिला रही है। उसने जैक से उसे यहाँ से ले जाने को कहा और तभी फ्रैंक ने जैक को स्टेज पर बुलाकर प्रमोशन दे दिया। उसे सीनियर एडवाइजरी का मेंबर बना दिया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मानो वो उन दोनों को किसी न किसी तरह यहाँ फंसा कर रखना चाहता है। एलिस को फ्रैंक की आंखों में अजीब सी हैवानियत दिखाई दे रही है और एलिस वहां से उठकर बाथरूम चली गई। उसके पीछे पीछे बेनी भी वहां आई। एलिस अपने सबसे अच्छे दोस्त बेनी को पूरी कहानी बताने की कोशिश कर रही है, किस तरह वो एक दिन मार्केट की तरह उस विक्ट्री टावर पर पहुंची और फिर उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन बदकिस्मती से बेनी ने उसे ही दोष देते हुए कहा, आज तुम्हारे पति के लिए इतना अहम दिन है और तुम कंपनी के खिलाफ बोल रही हो, नियमों का उल्लंघन कर रही हो। अब एलिस के पास कोई रास्ता न होकर उसने खामोश रहना चुना, अपने और जैक के लिए। जल्द ही प्रमोशन की खुशी में दोनों को, फ्रैंक और बाकियों को अपने घर दावत पर बुलाया। मेहमान नवाजी में व्यस्त एलिस को रसोई घर में अकेला पाकर फ्रैंक ने उससे कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारे इतने समझाने के बावजूद बेनी ने तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं किया। कैसे करती बेचारी। क्या तुमने मार्गरेट के जीते जी उस पर भरोसा किया था? और हाँ, तुमने उस दिन मार्गरेट को आत्महत्या करते देखा। वो तुम्हारा कोई भ्रम नहीं था, वो तो असल में हुआ था। मगर तुम इसे साबित नहीं कर पाओगी क्योंकि यहाँ मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। मार्गरेट की तरह तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन इस सच को कभी सामने नहीं ला पाओगी। फ्रैंक एलिस के सामने एक तरह से स्वीकार करता है कि उसने यहाँ के शहर के लोगों को बंदी बनाकर रखा है जो यहाँ से कभी निकल नहीं सकेंगे। ये सुनकर एलिस के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने तय किया कि आज ही वो सबके सामने फ्रैंक की पोल खोल देगी। सच को सामने लाकर उसने बोलना शुरू किया, क्या तुम में से किसी ने भी ये गौर किया है कि हम सबकी कहानी एक जैसी क्यों है? हम एक ही तरह अपने पतियों से क्यों मिले? कैसे हम सब उनसे एक ही जगह मिले, एक ही तरह घूमने गए, एक ही तरह हमारी कहानी यहाँ तक पहुंची? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब अलग जगह, परिवार और माहौल से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये जिंदगी किसी फिल्म की कहानी की तरह पहले से लिखी हुई है, हर किसी की कहानी एक जैसी? क्यों यहाँ की महिलाओं को कमजोरी महसूस होती है? क्या हमारे खाने में कुछ मिला दिया जाता है हमें वश में रखने के लिए? लेकिन इसी ताव में बैठा फ्रैंक ने पासा पलट दिया और सबको ये यकीन कराया कि एलिस पागल हो रही है, बहकी बहकी बातें कर रही है। उससे इस मिशन को और सबको खतरा है। यहाँ फ्रैंक की पत्नी सैली भी काफी नाराज हो गई और अपने पति के बीच बचाव करते हुए वहां से चली गई। बारी बारी से सभी उठकर चले जाने के बाद अब एलिस जैक का भरोसा जीतने की कोशिश करती है। वो क्यों विक्ट्री टावर गई थी? उसने वहां क्या देखा? मार्गरेट के साथ क्या हुआ? मुझे और किसी पर नहीं, बस तुम पर भरोसा है जैक। यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा जैक। इधर जैक उसकी बात मान भी गया और दोनों सामान बांधकर जैसे ही गाड़ी में रवाना होने के लिए निकले, विक्ट्री कंपनी के लाल पोशाकधारी लोग ना जाने कहां से आकर उन्होंने एलिस को पकड़ लिया। वो चीखती रही मगर जैक कुछ नहीं कर सका। वो बस गाड़ी में बैठा रोता रहा। एलिस के हाथ पांव बांधकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाने लगा। और अब यहाँ से कहानी अतीत में लौट गई। हम देखते हैं कि असल दुनिया में एलिस पेशे से एक कामयाब डॉक्टर है और जैक उसका प्रेमी। मगर बेरोजगार होने की वजह से वो सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठा रहता और इधर महीने का खर्चा चलाने के लिए एलिस ओवरटाइम किया करती, जिसकी वजह से वो अब जैक को उतना समय नहीं दे पा रही। जैक को लगने लगा कि एलिस उसे नजरअंदाज कर रही है। उसे एलिस की कामयाबी और अपनी नाकामयाबी पर रोष होने लगा और इसी दौरान ऑनलाइन में उसकी बात हुई फ्रैंक से, जिसे जैक की तरह के ही लोगों की जरूरत है। जैक उसके बहकावे में आने लगा कि किस तरह ये दुनिया प्रकृति के नियमों को बदल रही है, कैसे मर्दों की जगह घर के बाहर और औरतों की जगह घर के अंदर है और वो ये सब कुछ भुला रहे हैं। अपनी जगह हासिल करने का एक ही तरीका है और इसके बाद एलिस को लगातार इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी याददाश्त को मिटाते गए। इसके साथ ही हम फिर वर्तमान समय पर आ जाते हैं, जब एलिस को सब कुछ भुलाकर वापस जैक के पास भेज दिया गया। ऐसा लगने ही लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है कि अचानक एक दिन फिर से ग्रामोफोन पे वही गाना सुनकर एलिस को सब याद आने लगा। अब ऐसे रात से पर्दा उठेगा कि आपकी आंखें भी चौंधिया जाएगी। असल में
विक्ट्री शहर जैसी कोई जगह है ही नहीं इस पृथ्वी पर। ना ही वो कोई 73 साल पीछे 1950 में जी रहे हैं। समय हर जगह एक जैसा ही है। ये दुनिया एक धोखा है, एक बहुत बड़ा छलावा है। ये दुनिया दरअसल एक अत्यधिक आधुनिक तरीके से तैयार की गई है, समझ ले किसी वीडियो गेम की तरह। यहाँ जैक जैसे विकृत मानसिकता के लोग अपनी प्रेमिका या पत्नी की याददाश्त भुलाकर उन्हें एक प्रकार से इस नकली दुनिया में बंदी बनाकर रखते हैं। यहाँ के आलीशान घर, बंगला, गाड़ियाँ, क्लब, खाना पीना सब एक झूठ है। वो सभी एक टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी आंखों में फिट कर दी गई है। एक मशीन जो प्रोजेक्टर के जरिए इस सुंदर शहर की छवि उभारती है और उन्हें लगता है कि वो ये जिंदगी जी रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सुबह तैयार होकर सारे मर्द उस विक्ट्री टावर की तरफ क्यों जाते हैं और क्यों महिलाओं का वहां जाना निषेध है? क्योंकि वो टावर ही एकमात्र दरवाजा है इस दुनिया से उस दुनिया में आने जाने का। सारे आदमी समय पर असली दुनिया में वापस आते हैं और वहां अपना सारा काम करते हैं, और यहाँ महिलाएं अपने इस भ्रम की दुनिया को सच मानकर जीती रहती है, घर सजाती संवारती और शाम होने का इंतजार करती जब उनके पति काम से वापस आते। दूसरी तरफ मर्द वापस से उस यंत्र को आंखों में लगाकर अपनी पत्नियों के पास लेट जाते और ऐसा लगता है कि मानो वो शाम को काम से वापस आए हो। यही सब जब एलिस को याद आ गया तो जैक उसे रोकने की कोशिश करता है। कहता है कि वो यहाँ हमेशा के लिए एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, जो कि अब एलिस को मंजूर नहीं। हाथापाई में खुद को बचाने के लिए एलिस ने जैक के सर पे कांच का ग्लास दे मारा, जिससे उसकी वही मौत हो गई। जो यहाँ मारा जाता है असल दुनिया में भी वो मर जाता है। जैसे ही ये खबर फ्रैंक को पता चली, एलिस को मारने के लिए उसने अपने आदमी भेजे। तभी वहीं खड़ी सब कुछ सुन रही उसकी पत्नी शैली ने एकाएक चाकू उसके आर पार कर बोली, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ और अब मेरा शुरू। इसका मतलब उसे भी मालूम है कि फ्रैंक क्या कर रहा है और उसने एलिस की तरह यहाँ से निकलने के बजाय यही रहकर राज करना चुना। अब वो होगी इस जगह की नई मालकिन। इस बीच वहाँ एलिस की दोस्त बेनी ने उसकी वहाँ से भागने में मदद की। उसे पहले से मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है, कि ये एक झूठ से बनाई दुनिया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ जीना चाहती है, क्योंकि यहाँ उसके बच्चे हैं जो कि असल दुनिया में वो पैदा नहीं कर सकती। ये माँ होने का सुख ही उसे इस दुनिया में बंधे रहने पे मजबूर करता है, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि उसके बच्चे असल में है ही नहीं। ये खुशहाल परिवार, 2 बच्चे, सब भ्रम है। बेनी उसे उस विक्ट्री टावर की ओर जाने के लिए कहती है, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ फ्रैंक के लोगों से पीछा छुड़ाते हुए वो वहाँ पहुंची और दरवाजे पर हाथ रखते ही बेहोश हो गई। फिर एक एक कर सारी यादें उसकी आंखों से गुजरती चली गई। अंत में हम एलिस को ढीले ढाले आज की तरह के कपड़ों में खुद में नाचते हुए देखते हैं, जो ये दिखाता है कि वो इस पार आ चुकी है, उसे उसकी जिंदगी वापस मिल गई है। इसी के साथ मैं ये कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू एंड टेक केयर।